भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन जब इंसाफ जमीन पर नहीं मिलता तो कभी कभी रूहें आसमान से लौट आती है अपने साथ बदले की आग लिए। ये कहानी एक प्यार की है, एक धोखे की और उस आत्मा की जो मौत के बाद भी जिंदा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। आज की कहानी एक ऐसे हनीमून से शुरू होती है जहां प्यार के वादे तो थे लेकिन इरादे कत्ल के थे। नाम है राजा का बदला और आप देख रहे हैं खूनी सफर। दरवाजे बंद कर लीजिए क्योंकि ये कहानी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। धर्मपुर की सुबह रोज की तरह धूप से भर उठी, लेकिन उस दिन हवा में कोई खास गुनगुनाहट थी। शहर के सबसे बड़े अमीर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा मेहरा ने बचपन से ऐसा उत्साह पहले कभी महसूस नहीं किया था। शादी का दिन था। विशाल मेहरा विला के सामने रेशमी मंडप जगमगा रहा था। गुलाबी गुलाबों की मालाएं, केसरिया पर्दों के बीच बजते शहनाई के सुर और मेहमानों की खुशी से लबरेज फुसफुसाहटें, सब कुछ किसी फिल्म सेट सा चमक रहा था। सोनम वर्मा दुल्हन बनी तो हर नजर ठहर गई। लाल बनारसी पर सोने की जरी, माथे पर एक पतली सी बिंदी और पलकों में छिपी नम झील जैसी आंखें, जिसके पीछे कई बरस का सपना चमक रहा था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसी चमक के पीछे कहीं गहरी दरार है। राजा की मां सविता मेहरा बार बार गले लगाकर सोनम के माथों को चूमती रही। पिता दयाराम मेहरा रिश्तेदारों के बीच खड़े गर्व से मुस्कुरा रहे थे। रात तक गीत संगीत, हल्दी की खुशबू और मेहंदी के रंग में डूबी सारी हवाएं बस एक ही बात कह रही थी, ये जोड़ी जन्म जन्मांतर की है। कन्यादान के वक्त जब पंडित ने शंख फूंका, सोनम ने पल भर के लिए कहीं दूर देखा, जैसे किसी अनजान कोने को यह भरोसा दिला रही हो कि सब योजना के मुताबिक चल रहा है। आंखें झपकते झपकते उसने मोबाइल के गूंजती नोटिफिकेशन लाइट को अनदेखा किया। ये राज था, उसका वह राज जिससे राजा अनजान था। हफ्ते भर बाद विवाह गृह का शोर खत्म होते ही नवविवाहित जोड़ा पहाड़ियों में बसे झरना घाट के लिए रवाना हुआ। मानसून की रिमझिम खत्म हो चुकी थी, फिर भी बादलों की पतली परत चट्टानों पर लिपटी रहती। सोनम ने रेशमी शाल ओढ़ी, कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, सोचो बस पहाड़, झरने और हम। राजा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, इससे बेहतर कुछ नहीं। रास्ते भर राजा ने सोनम के पसंदीदा पुराने हिंदी गाने बजाए। सोनम ने हर गाने पर मुस्कुराकर सिर हिलाया और बीच बीच में मोबाइल की स्क्रीन चेक करती रही। हालांकि उसे दिखाने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि वह सारी चैट हिडन फोल्डर में छिपा चुकी थी। राज ने वहां लिखा था, तीनों पहुंच चुके, बस तुम्हारा इशारा। उसने टाइप किया, वाटरफॉल ट्रेल तीसरे दिन, ध्यान रखना कोई चूक नहीं। झरना घाट पहुंचे तो शाम की नीली धुंध घाटी में उतर रही थी। मिस्ट क्लिफ रिट्रीट नामक रिसोर्ट लकड़ी और पत्थर से बना था। बालकनियां सीधे गहरी घाटी की तरफ खुलती थी। रिसेप्शन पर मैनेजर ने फूलों से सजी टोकरियां थमाई। हनीमून स्वीट तैयार है मैम। सोनम ने मीठी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा, पर आंखों में पल भर को एक साया चमका, जैसे किसी ने वहां भी पीछा किया हो। पहली रात रोमानी रही। राजा ने गुलाबों से भरा दिलनुमा केक काटा, संगीत धीमा कर दिया और चांदनी में डूबी बालकनी पर हाथ थामे खड़ा रहा। सोनम ने सिर उसके कंधे पर रखा। भीतर कहीं चट्टान सी सख्त धड़कनें थी, पर बाहरी चेहरा उसने मोम सा मुलायम रखा। उसने मन ही मन गिना, 2 दिन, फिर सब बदल जाएगा। अगली सुबह वे रिसोर्ट के निजी ट्रैक पर निकले। पथरीले रास्ते पर चलते हुए राजा हर 2 कदम पर सोनम की ओर मुड़कर हाल पूछता, थक तो नहीं रही? सोनम ने खिलखिलाकर कहा, तुम साथ हो तो डर कैसा। ट्रैक गाइड ने बताया कि तीसरा मोड़ सबसे खतरनाक है। सड़क सीधे खाई के ऊपर तंग हो जाती है। लोग वहां फोटो लेते हुए भी संभल कर खड़े होते हैं। सोनम ने वही मोड़ चुना था। दिन ढलने लगा। आसमान पर बादल गहरे नीले पड़ रहे थे। सोनम ने जिद करके अगले मोड़ तक चलने को कहा, वो जगह जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाता। राजा को थोड़ा अजीब लगा कि वह अचानक इतनी रोमांचकारी क्यों हो गई, पर उसके उत्साह के आगे झुका रहा। उन्होंने ट्रेल का आखिरी बोर्ड पार किया ही था कि पगडंडी के पीछे झाड़ियों में हल्की खड़बड़ाहट हुई। राजा ने पलट कर देखा, जैसे कोई तेजी से परे हट गया हो। सोनम ने तुरंत उसका ध्यान अपने कैमरे पर खींचा। सेल्फी लेंगे? राजा हंस पड़ा, कैमरा उठाया और झरने की ओर पीट करके सेल्फ टाइमर ऑन किया। कैमरे के फ्रेम में दूर पीछे 3 धुंधले सिलहट झाड़ियों से झांकते हुए दिखाई दिए। दबदबाती हवा और हल्की धुंध के बीच मानो परछाइयां पसरी हो। राजा ने गौर ही नहीं किया, लेकिन सोनम की उंगलियां एक पल को कांपी। रात मिस्ट क्लिफ रिट्रीट में हल्की झमझम बारिश हुई। सोनम ने स्वयं को राजा की बाहों में समेटे रखा, पर आंखें खुली थी।
अलार्म घड़ी की टिक टिक पर ध्यान। घड़ी के कांटे जब ठीक 3 बजाएंगे, राज और उसके 2 साथी पीछे के सर्विस गेट से रिसोर्ट परिसर में घुसेंगे। सोनम ने राजा के माथे पर उड़ते बालों को सहलाया। राजा सो चुका था। सोनम के चेहरे पर आंसुओं जैसी चमक आकर जल्दी ही सूख गई। किसी के जागने से पहले रात को गहरी नींद देनी थी। भोर के झुटपुटे में पहाड़ों पर बादल बैठ गए थे। समूची घाटी में सीटी सी बढ़ती हवा गोते लगा रही थी। ट्रेक के लिए तैयार होते समय सोनम ने राजा को सबसे हल्के तले वालों जूते दिए थे, काले चिकने सोल वाले, फिसलन पे तेजी से घिसकते थे। उसने मुस्कुराकर कहा, हनी बस 2 बजे तक वापस आ जाएंगे, तब तक मेरी स्पा बुकिंग भी हो जाएगी। राजा ने कुछ नहीं सोचा, बस उसका हाथ पकड़ा, जैसे तुम कहो। वे फिर उसी पगडंडी पर पहुंचे। आसमान में हल्की गड़गड़ाहट के साथ धुंध उतर रही थी। मंजिल पर पहुंचकर राजा पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर नीचे बहते सफ़ेद झरने को देख रहा था। सोनम ने धीरे से उसकी पीठ पर उंगली फिराई, कभी प्यार से, कभी हिला देने वाले इरादे से। राजा ने बिना मुड़े हाथ पीछे किया। फोटो खींचते हैं। पल भर बाद झाड़ियों में वही खड़खड़ाहट हुई, इस बार तेज। सोनम ने फोन उठाया। स्क्रीन फ्लैश की रोशनी से एक छोटा सा सिग्नल दिया। 3 परछाइयां चट्टानों के पीछे से फिसलती हुई सामने आई। सिर पर हुड, चेहरे पर नकाब, हाथों में रस्सी और एक लोहे का रॉड। धुंध बहुत घनी थी। राजा ने पलटकर बस सरसराहट सुनी। सोनम ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा, मानो सांस झुकने को कह रही हो, पर पैर के जरा सा फिसलते ही राजा की पकड़ ढीली हुई। वह लड़खड़ा कर रेलिंग की ओर झुका। पीछे से नकाबपोश ने लोहे की राड उसकी पीठ पर मारा। सुनसान पहाड़ में धातु की कुचलती आवाज गूंजी। राजा की चीख चट्टानों से टकराकर खो गई। उसने दोनों हाथ फैलाए, लेकिन रेलिंग टेढ़ी थी। सोनम की आंखों में वो आंसू लौट आए, मगर इस बार दर्द के नहीं, किसी गहरी तसल्ली के। राजा को आखिरी बार समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। उसके पांव फिसले, बदन हवा में गिरा और वह घाटी की काली गहराई में समा गया। धुंध में तीनों परछाइयां तेजी से पीछे हटी। सोनम ने रुमाल से अपना पसीना पोंछा, मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर राज का मैसेज झिलमिलाया, काम पूरा, 5 मिनट में नीचे मिलते हैं। उसने बस डन टाइप कर भेज दिया। दूर कहीं झरने की गर्जना चलती रही, मानो ये मौत उसकी आवाज में गुम हो गई हो। अंतहीन घाटी से कोई प्रतिध्वनि नहीं आई, पर पहाड़ों के बीच कहीं बहुत भीतरी खोह से एक अनसुनी, बेहद हल्की, टूटी सांस निकलती सुनाई दी। बिल्कुल वैसी जैसे किसी की अधूरी विदाई के बाद बची रह जाती है। एक उखड़ती हुई, दम घोटू, हौले से गूंजती विनती, या शायद वादा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 3 दिन बीत चुके थे। झरना घाट के सबसे घने जंगल के नीचे वाली घाटी में अब भी राजा मेहरा की लाश नहीं मिली थी। सिर्फ मोबाइल, एक जूता और एक टूटी हुई घड़ी चट्टानों के पास पड़ी मिली थी। सोनम पुलिस स्टेशन में बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और लगातार कांपती हुई उंगलियां। उसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर बैठे थे, एसआई लोकेश मंडल, जो बेहद अनुभव वाला अफसर था, और कांस्टेबल हरिपाल, जो केस का पंचनामा तैयार कर रहा था। एसआई लोकेश ने रिकॉर्डर ऑन किया। मैम, आप घटना के समय की आखिरी बात विस्तार से बता सकती हैं। सोनम ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। सर, हम लोग झरने के ट्रैक पर गए थे। वो बहुत एक्साइटेड थे, हमेशा की तरह। मैं जरा थक गई थी तो मैं बैठ गई, लेकिन राजा आगे बढ़ गए। फिर एक चिल्लाहट आई और जब मैं दौड़ी, वो वहाँ नहीं थे। बस रेलिंग के पास उसका जूता था। उसकी आवाज़ अचानक कांपने लगी। उसने रुमाल से मुंह दबा लिया और सिसकने लगी। लोकेश ने चुपचाप कागज पलटा। हरिपाल ने धीरे से लिखा, पीड़िता का बयान लिया गया। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। रेलिंग मुड़ी हुई थी। पगडंडी पर किसी और के पैरों के निशान नहीं थे, सिर्फ 2 जोड़े, राजा और सोनम के। सोनम ने पहले ही कह दिया था, वहाँ नेटवर्क नहीं था, हम अकेले थे। उस दिन कैमरा साथ नहीं था, क्योंकि राजा ने कहा था कि मोबाइल ही काफ़ी है। राजा की कॉल डिटेल्स चेक की गई। आखिरी कॉल सोनम को थी। फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई अलर्ट नहीं, कुछ नहीं। अखबारों में खबर फैली, धर्मपुर के युवा उद्योगपति राजा मेहरा की झरने से गिरकर मौत, पत्नी सदमे में, हनीमून बना कब्र। पत्नी के बयान पर दुर्घटना मानी जा रही है। राजा का शव चौथे दिन बरामद हुआ। वह बुरी तरह चट्टानों से टकरा चुका था, चेहरा पहचान से बाहर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया,
डेथ बाई मल्टीपल इंटरनल ब्लीडिंग, हेड ट्रॉमा, नो फॉरेन बॉडी इंजरी मार्क्स, यानी कोई बाहरी हमला नहीं, सब कुछ एक हादसे जैसा लग रहा था। धर्मपुर में राजा के माता पिता ने शक जताया। सविता मेहरा ने जोर से कहा, मेरा बेटा कोई बच्चा नहीं था जो फिसल जाए। वो पहाड़ों में कई बार ट्रेक कर चुका था, कुछ तो गड़बड़ है। वकीलों ने केस दोबारा खुलवाने की कोशिश की। सोनम पुलिस में दोबारा बयान देने जाती है। अब उसके साथ है उसका भाई करण वर्मा, जो बात बात पर पुलिस से भिड़ता है। हमारा परिवार पहले ही सदमे में है और आप लोग सवाल जवाब से जले पर नमक छिड़क रहे हो। पुलिस सोनम के कॉल डेटा को डीप एनालाइज करती है, लेकिन सोनम ने जो हाई इंक्रिप्टेड ऐप इस्तेमाल किया था राज से चैट करने के लिए, उसका कोई बैकअप नहीं मिलता। राज यानी वास्तविक प्रेमी अब शहर छोड़कर जयपुर में गायब है। पुलिस को ये पता नहीं चलता कि सोनम का उससे कोई संपर्क था। फोन अब फॉर्मेटेड है। अब सोनम का चेहरा बदल चुका है। वो हर दिन सफेद सूट में सिर पर दुपट्टा लगाकर मंदिर जाती है, गला भारी, चेहरा उदास। वह कहती है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैं बस शांति चाहती हूँ। राजा के परिवार का केस साक्ष्य के अभाव में बंद हो जाता है, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। एक रात सोनम सो रही होती है, कमरे की लाइट बंद होती है। वो करवट बदलती है और खिड़की से एक हल्की हवा का झोंका अंदर आता है। पलंग की चादर अपने आप हिलती है, कमरे में ठंडी सीटी जैसी आवाज गूंजती है और दीवार पर लगा राजा की शादी का फ्रेम अपने आप नीचे गिरकर चूर हो जाता है। सोनम चीखकर उठती है। दरवाजा खुला हुआ है पर कोई नहीं। फिर बेड के सिरहाने पर लिखा होता है, मेरी विदाई अधूरी रही, अब तुम्हारी बारी है। जब इंसाफ मारा जाता है तब आत्माएं जागती है। राजा की मौत को 3 महीने हो चुके हैं। धर्मपुर की गलियों में अब भी कभी कभी उसकी तस्वीरें दिखाई देती है, फूलों से सजी तस्वीरें, मोमबत्ती की रोशनी में भीगी यादें। लेकिन सोनम की जिंदगी अब उस भूतकाल से निकलकर आगे बढ़ चुकी थी, या कम से कम वो यही दिखा रही थी। उसने अब खुद को धार्मिक बना लिया था। रोज सुबह मंदिर, दोपहर को गीता पाठ, शाम को भगवान का भजन। लोग कहते, बेचारी सोनम कितनी दुखी है, कैसे सहा होगा अपने पति का यूं चला जाना। पर असल में वह चैन की नींद सो रही थी। उसे पता था कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सब खत्म। लेकिन किस्मत वो कहीं और लिखा जा चुका था। वही दूसरी ओर झरना घाट की घाटी जहां राजा की लाश मिली थी, उस जगह के आसपास के आदिवासी अब भी अंधेरे में उस दिशा की ओर नहीं जाते थे। कई लोगों ने चट्टानों के ऊपर सफेद परछाइयां देखी थी, रात में जलती आंखें, हवा में गूंजती धीमी सांसें। और कुछ लोग तो दावा करते थे कि झरना अब पहले जैसा नहीं बहता, जैसे पानी के साथ कोई और बहता है। सोनम की पुरानी जिंदगी के 2 लोग, विशाल और आकाश, अब शहर के अलग अलग कोने में थे। पैसे बढ़ चुके थे, सबने चुप्पी की सौगंध खाई थी, पर नियति ने वो सौगंध नहीं सुनी। विशाल, जो उस रात सबसे पहले रॉड लेकर राजा पर झपटा था, अब किसी छोटे लॉज में छिपा रहा था। काम कोई नहीं कर रहा था, बस दिन भर शराब और रात भर डर, और डर भी ऐसा कि रात को बिना लाइट के सो भी नहीं पाता था। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी, विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। अचानक स्क्रीन अटक गई। उसने 2 बार स्क्रीन टच किया, फिर से अटक गई। उसने उठकर मोबाइल चार्ज में लगाया और जैसे ही मुड़ा, बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। कौन? उसने घबराकर कहा। कोई जवाब नहीं, पर बाथरूम के अंदर पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने ध्यान से देखा, बाथरूम की टाइल्स पर कोई लाल धब्बा बन चुका था, बिल्कुल ताजा खून जैसा। वो पीछे हटा और जैसे ही मुड़ा, एक परछाई कमरे में खड़ी थी, बिल्कुल सामने। चेहरा जला हुआ, आंखें काली, गले से टूटी हड्डियां झांक रही थी। वो बोल नहीं रही थी, बस उसकी सांस चल रही थी, और उस सांस में वो चीखें थी जो मरते वक्त राजा ने खाई थी। तू था ना जिसने सबसे पहले मारा था? आवाज आई, लेकिन मुंह नहीं हिला। विशाल ने भागना चाहा, पर पांव फर्श से चिपक गए, जैसे फर्श अब उसे निगल रहा था। राजा की आत्मा ने उसका गला पकड़ा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा और लोहे जितना भारी था। उसकी आंखों में घुसकर जैसे उसकी सारे यादें खींच ली, और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। विशाल मृत था, चेहरा भय से फूला हुआ और गला अंदर की ओर दबा हुआ, लेकिन कोई उंगलियों के निशान नहीं। पोस्टमार्टम में आया हार्ट फेलियर।
फेल्योर। दूसरी तरफ आकाश ने यह खबर फोन पर सुनी तो पसीना पसीना हो गया। उसने उसी रात होटल छोड़ दिया और एक दूसरी जगह गाजीपुर में होटल में कमरा लिया। पर राजा की आत्मा अब भटक नहीं रही थी, अब उसका रास्ता तय हो चुका था। रात को करीब 3 बजे आकाश को एक अजीब सपना आया। वह फिर उसी झरने पर था और राजा की आंखें उसके सामने थी, वही आंखें जिनमें मौत की पूरी कहानी थी। वह चिल्लाकर उठा, पसीने से लथपथ। कमरे में अजीब सन्नाटा था। उसने पानी पिया और खिड़की के पास गया। बाहर घूप अंधेरा था, लेकिन शीशे में उसका अक्स नहीं था। शीशे में राजा था। उसने चीखा पर कोई आवाज नहीं निकली। तभी जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, मगर कमरा अंदर से लॉक था। वो लड़खड़ाया और सीधे बालकनी की रेलिंग से टकराया और फिर नीचे। पुलिस ने कहा आत्महत्या, पर होटल के सीसीटीवी में एक सफेद धुंध दिखी जो आकाश के कमरे में घुसी और फिर बालकनी से बाहर लहराती हुई निकल गई। सोनम को इन दोनों की खबर सुबह सुबह एक खबरिया पोर्टल से मिली। उसने मोबाइल गिरा दिया और पहली बार उसके माथे पर पसीना आया। उसने तुरंत राज को कॉल किया, वो लड़का जिसके लिए ये सब किया गया था। राज, क्या ये तू कर रहा है? विशाल, आकाश मर गए। राज ने चुपचाप कहा, तू पागल हो गई है? कोई कुछ नहीं कर रहा, शांत रह, ये सब हादसे हैं। लेकिन उस रात सोनम को एक सपना आया। वो फिर झरने पर थी। राजा वहीं खड़ा था, खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी थी, मासूम, घायल और अब क्रोधित। उसने धीरे से कहा, मैं गिरा नहीं था, मुझे गिराया गया था। अब देख कौन कौन गिरेगा। सोनम हड़बड़ाकर उठी, पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। अगले ही दिन उसके दरवाजे पर कुछ लिखा था, खून से लिखा था, तेरे 2 खत्म, अब अगला मैं नहीं चुनूंगा, तेरा ही मन बताएगा कि अब कौन मरेगा। उसने जब नीचे झुककर उसे मिटाना चाहा, उसके हाथों में वही कंगन थे, शादी वाले, जो राजा की लाश के साथ कभी गुम हो गए थे। राजा अब रुका नहीं था, उसका बदला अब शिकार बन चुका था। एक एक करके सबके खून में उसकी परछाई घुल चुकी थी। और अगला कौन होगा, ये अब राजा नहीं, सोनम के डर का चेहरा तय करेगा। रात का तीसरा पहर था। सोनम खिड़की के पास बैठी थी। बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूखी थी। अंदर का डर अब बाहर के पानी से बड़ा हो चुका था। विशाल और आकाश की मौत को 3 दिन हो चुके थे। दोनों अलग अलग जगह, अलग अलग समय, लेकिन दोनों मौतें एक जैसी रहस्यमय। चेहरे पर गहरी दहशत, शरीर पर कोई चोट नहीं और मौत का कारण हार्ट अटैक। सोनम के हाथ से पानी का गिलास गिरा था उस दिन जब उसने आकाश की मौत की खबर सुनी थी। टीवी पर बस यही चल रहा था, एक और मौत, संयोग या साजिश। और जैसे ही उस हेडलाइन के नीचे राजा मेहरा का पुराना फोटो आया, सोनम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ पल के लिए खुद को भूल गई। लेकिन तभी राज ने कमरे में आकर टीवी बंद कर दिया। तुम फिर से वही सोच रही हो? राज ने पूछा झुंझलाते हुए। सोनम कुछ नहीं बोली, वो बस फटी आंखों से खिड़की के पार अंधेरे में देखती रही। राज ने पास आकर उसका हाथ थामा। सोनम, ये सब बस हादसे हैं। विशाल हमेशा ड्रग्स लेता था, आकाश पागल हो गया था, इसका राजा से कोई लेना देना नहीं, वो मर चुका है। हम दोनों ने सब क्लीन किया था, कोई सबूत नहीं बचा। सोनम की सांसें तेज हो गई। राज, तू समझ नहीं रहा, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने कल रात उसके पैर देखे थे। किसके पैर? राजा के। दरवाजे के बाहर मैंने देखा, फर्श पर गीले निशान थे। कोई बारिश में नंगे पांव चला था और वो निशान वो उस दिन जैसे थे जब हम झरने पर थे। राज थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने होंठ भींच लिए। ठीक है, उसने कहा, कल बाबा के पास चलते हैं। कौन बाबा? सोनम ने आंखें चौड़ी की। बाबा भैरवनाथ, मैं उन्हें जानता हूँ, पहाड़ों में रहते हैं। बचपन में एक बार माँ मुझे लेकर गई थी। कहते हैं वो आत्माओं की भाषा जानते हैं। अगली सुबह दोनों पहाड़ी रास्तों से होते हुए उस सुनसान इलाके में पहुँचे जहाँ भैरवनाथ बाबा रहते थे। चारों तरफ घना जंगल था, सूखी टहनियों की खड़खड़ाहट और हवा में किसी अनजानी राख की गंध। एक झोपड़ी थी, बाहर धूप में जला हुआ तांत्रिक बैठा था, सिर पर जटाएं, माथे पर राख और आंखों पर सफेद कपड़ा। उसके सामने छोटी सी हवन कुंड जल रही थी और राख में कुछ छायाएं हिल रही थी। राजा ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन बाबा ने बिना देखे ही कह दिया, ठहर जा राज, और तू भी। सोनम, दोनों चौंके। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। या शायद नहीं, वो पट्टी के बावजूद सीधा उन दोनों की आत्मा में झांक रहा था। तुमने उस आत्मा को मारा नहीं, उसे जिंदा दफना दिया। अब वो जिंदा नहीं, पर मरा भी नहीं। राज की आवाज कांपी। आप जान कैसे सकते हैं? बाबा मुस्कुराया नहीं,
बोला भी नहीं, बस हंसी। जैसे कोई भयानक ध्वनि गूंजी, विशाल आकाश, एक एक करके सब गिरेंगे। तुमने जिन हाथों से उसे झरने से फेंका था, अब वही हाथ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। सोनम घबराकर बोली, कोई उपाय है बाबा? कुछ तो करिए। बाबा ने राख में हाथ डाला और एक लोहा निकाला। वो जल रहा था, लेकिन उसकी छाया नहीं थी। उस लोहे पर लिपटा हुआ लाल धागा और बीच में एक कील, जो शायद किसी मुर्दे के ताबूत से निकाली गई थी। ये रक्षा मंत्र है, बाबा ने कहा। इसे रात ढलने से पहले अपनी दाहिनी बाह पर बांध लो, ये आत्मा को दूर रखेगा। लेकिन बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। अगर आत्मा ने बदला पूरा करने की कसम खाई है तो ये रक्षा भी रक्षा नहीं कर पाएगी। तब तुम्हें 100 साधना करनी होगी। राज और सोनम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बाबा ने हाथ उठाकर इशारा किया, अब जाओ, अगली रात लंबी होगी। वापसी में रास्ते पर बारिश शुरू हो गई। सोनम ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा की झोपड़ी की छत पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और उसके माथे पर शादी की पगड़ी थी, पर चेहरा नहीं था, सिर्फ धुआं और उसमें से निकलती सिसकी। बारिश की वो रात अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन सोनम के दिल में जो डर बरसना शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो और राज अब बाबा भैरवनाथ से लौट चुके थे। राज के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी और सोनम के भीतर डर। दोनों रास्ते भर चुप थे। घर पहुंचे तो दोनों सीधे ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे, लेकिन इस बार उन्होंने एक बात तय की कि अब से दोनों अलग कमरे में रहेंगे। राज ने कहा, तेरा शक अब मेरे दिमाग में चढ़ रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा। सोनम ने कोई विरोध नहीं किया। उसे खुद भी डर था, लेकिन अब ये डर किसी और से नहीं, खुद की छाया से था। राज दाहिनी तरफ वाले कमरे में गया और सोनम ने अपने पुराने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो रक्षा यंत्र जो बाबा ने दिया था वो अब भी उसी के पास था। सोनम ने जाते जाते उससे भी कहा था, कम से कम इसे अपने पास रख ले, पहन मत सही, तकिए के नीचे ही रख ले। राज ने कंधे उचकाकर कहा, मैं किसी राजा से नहीं डरता, मैं खुद ही अपना राजा हूँ। और जिन आत्माओं की तू बात कर रही है ना, वो सिर्फ किताबों में होती है। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और साथ ही एक दरार शुरू हुई, कहानी की सबसे भयावह दरार। रात के करीब 2 बज रहे थे। राज की आंखें अभी फोन की स्क्रीन पर चिपकी थी। उसने एक एक करके पुराने चैट्स खोले, राजा की शादी की फोटो निकाली। एक पल को उसे कुछ अजीब लगा। फोटो में अब चेहरा धुंधला लग रहा था, नेट स्लो है शायद। उसने बड़बड़ाते हुए फोन बंद किया और लाइट ऑफ कर दी। लेकिन जैसे ही वो लेटा, बेड के नीचे से किसी ने उसकी टांग खींची। एक झटका लगा, उसका बदन सीधा जमीन से टकराया। कौन है? उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन गला सूख चुका था। कमरे की दीवारें काली हो चुकी थी। पंखा बंद था, लेकिन पर्दे लहरा रहे थे। दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमी और फिर एक धीमी सी परछाई दीवार पर उभरने लगी। राज हिम्मत करके उठा, लाइट ऑन करने की कोशिश की, बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसे सामने दिखा, आईने में एक आकृति, शेरवानी पहना हुआ एक इंसान, लेकिन उसका चेहरा काला, झूलता हुआ, आंखों की जगह 2 गहरे छेद। और उसने धीमे से कहा, तेरा नंबर अब आया है। राज कांप उठा। वो कमरे के बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने हाथ मारा, दरवाजा हिला ही नहीं। बेड पर रखा वो रक्षा मंत्र अब जल रहा था। उसने उसे छूने की कोशिश की, उंगलियां जल गई। फिर उसके पीछे एक सांस चली, ठंडी बर्फ जैसी, और फिर एक हाथ उसके कंधे पर। राज ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक ध्वनि भी नहीं निकली। और अगले ही पल सब अंधेरा। सुबह के 6 बज चुके थे। सोनम की आंखें अचानक खुली, अजीब बेचैनी सी हो रही थी। वो बाहर आई। राज के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। राज, उसने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। राज बिस्तर पर उल्टा पड़ा था, चेहरा तना हुआ, आंखें खुली लेकिन पुतलियां सफेद, गर्दन टेढ़ी और हाथ एक अजीब मुद्रा में जकड़े हुए। वो चीख पड़ी। पुलिस बुलाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही घिसी पीटी लाइन थी, हार्ट अटैक, शायद नींद में घबराहट। लेकिन सोनम जानती थी, राज को किसी आत्मा ने नहीं मारा, राजा ने खुद अपना बदला लिया है। वो सन्न रह गई। अब वो अकेली रह गई थी और अब हर दीवार, हर खिड़की, हर आईना राजा की आंखों की तरह उसे घूरने लगा था। शाम का वक्त था। घर के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसर चुकी थी। राज की मौत के बाद सोनम का चेहरा कुछ दिन के लिए और भी शांत हो गया था।
असामान्य रूप से शांत। वो किसी से बात नहीं करती, सिर्फ दीवारों को घूरती रहती थी। रात को दरवाजा बंद कर लेती और सुबह तक कोई आवाज नहीं आती। आखिरकार उसकी माँ को खबर दी गई। वो भागती हुई आई। क्या हाल बना लिया है तूने बेटा? सोनम सामने आई। सुनी आंखें, उलझे बाल और चेहरे पर ऐसी पीली छाया जैसे महीनों से धूप नहीं देखी। माँ, वो अब भी है। राजा मरा नहीं है। वो कमरे में आता है, दीवारों से निकलता है और कहता है अब तू ही बाकी है। माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन सोनम ने एक झटका दिया। तू मत छू मुझे, तू भी उसी की तरह दिख रही है, तू भी नहीं बच पाएगी। माँ ने कांपते हाथों से अपने बेटे सोनम के भाई रवि को बुलाया। रवि आया, डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन सोनम डॉक्टर के सवालों का जवाब नहीं देती, बस एक टक छत को घूरती रहती। डॉक्टर ने सोनम की मां को बाहर बुलाया और धीरे से कहा उसे डिल्यूजन हो गया है, ट्रॉमा के कारण हेलुसिनेशन, पैरानोइया, उसे निगरानी में रखना पड़ेगा। मां की आंखें भर आई। लेकिन डॉक्टर, मेरी बेटी कभी ऐसी नहीं थी। मैडम, डॉक्टर ने गहरी आवाज में कहा, कोई बहुत गहरी बात दबी हुई है, बहुत गहरा डर। अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। उसी रात सोनम के कमरे से अचानक जोर की चीख आई, हट जा, मत जा, तूने मुझसे शादी की थी, तू मर चुका है राजा, तुझे नहीं आना चाहिए। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर सोनम दीवार से अपना सिर मार रही थी। उसके नाखून फर्श पर खून से घिस चुके थे और सामने आईने पर खून से लिखा था, तू बच नहीं सकती, अब सिर्फ तेरा पागलपन ही तेरी सजा है। अगली सुबह एम्बुलेंस आई। सोनम को एक चादर में लपेटकर नर्म से पकड़कर ले जाया गया। वो चीख रही थी, ये झूठ है, वो यही है, वो अब भी मुझे देखता है, मुझे मत ले जाओ, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। लोगों ने सिर झुकाया, पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर लिए और पागल खाने के उस भारी गेट के पार सोनम की जिंदगी का वो दरवाजा खुल गया, जहां इंसानियत की आवाजें धीमी और आत्माओं की चीखें तेज होती है। वो अब मेंटल वार्ड में थी, सफेद कपड़े, दवा के इंजेक्शन और सोती नहीं, जागती रहती थी, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होती राजा उसकी पलकों के पीछे खड़ा होता। 3 महीने बाद सोनम अब भी मानसिक संतान में थी, लेकिन अब चीखती नहीं थी, न बात करती, न दौड़ती, बस शांत बैठी रहती, जैसे अब कोई डर बाकी नहीं। उसके मन का तूफान थम चुका था, क्योंकि अब राजा की आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा अब वो खतरनाक नहीं रही, लेकिन बाहर की दुनिया में जाने लायक भी नहीं। उसके अंदर अब कोई भावना बाकी नहीं, वो बस एक खोल बन चुकी है। दृश्य बदलता है। राजा का पुश्तैनी घर, एक छोटा सा कस्बा जहां उसकी माँ और बहन अब भी उसकी तस्वीर के सामने रोज दिया जलाती थी। राजा की बहन नीलिमा धीरे से माँ के पास आई। माँ, आज उसे गए पूरे 1 साल हो गया। माँ ने धीरे से राजा की तस्वीर को देखा, उसकी शादी की फोटो, मुस्कुराता हुआ चेहरा और लाल टीका। कभी कभी लगता है बेटा वो यही है, मेरी सांसों में। किचन की दीवार पर उसकी परछाई तक देखी है मैंने कई बार। नीलिमा कुछ नहीं बोली। तभी बाहर से एक डाकिया आया। दयाराम मेहरा के नाम चिट्ठी है। नीलिमा ने ली, चौंकी, खोलकर देखा। भीतर सिर्फ एक कागज था जिस पर स्याही से लिखा था, अब चैन से सो माँ, मैं जा रहा हूँ। जिनसे इंसाफ चाहिए था उन्हें मिल गया। मैं अब तुम्हारे सपनों में नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मैं खुद भी एक सपना बन चुका हूँ। और नीचे लिखा था, राजा। नीलिमा की आंखें भर आई। माँ ने चिट्ठी को अपने छाती से लगा लिया। जाओ बेटा, जहाँ भी जाओ अब शांति से जाना। माँ तुझसे नाराज नहीं है। अब तू कभी लौट कर मत आना, क्योंकि अगर तू लौट आया तो समझेंगे कि तुझे फिर किसी ने तकलीफ दी। अंतिम दृश्य, सोनम बिस्तर पर बैठी है, खिड़की खुली है, सामने दूर पहाड़ों की लकीरें हैं और बीच में डूबता सूरज। एक धीमी हवा चलती है। सोनम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। पहली बार कई महीनों बाद, कहीं दूर से जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, अब तुझसे कोई शिकायत नहीं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तू जो खुद से भागी थी अब उसी में कैद रहा। मैं तो मुक्त हुआ, तू भी एक दिन होगी। सोनम की आंखों से एक आंसू गिरा। वो उठी, आईने के सामने गई और उसमें पहली बार राजा की परछाई नहीं, खुद को देखा। राजा की आत्मा तो अब शांत हो गई, लेकिन क्या हर आत्मा को ऐसा इंसाफ मिल पाता है? अगर ये कहानी आपके रूह तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए खूनी सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ,
शेयर जरूर करना, क्या पता अगली कहानी तुम्हारे ही किसी अपने की हो। मिलते हैं अगले खूनी सफ़र में, तब तक अकेले मत सोना।